भारत के पड़ोसी दो महत्वपूर्ण पड़ोसी राष्ट्रों से संबंध और उसका संक्षिप्त इतिहास, ये जानने के बाद हम आते हैं भारत के नाभिकीय कार्यक्रम पर एक नज़र डालें। भारत का नाभिकीय कार्यक्रम, परमाणु की जब भी बात करें तो दो बातें सामने आती हैं, बार बार जहन में आती हैं। पहला कि भारत एक शांतिप्रिय देश रहा है, तो भारत में आणविक अस्त्रों का निर्माण नहीं होगा, ऐसा हम मानते रहे हैं। और दूसरा, जब भी हम अणु परमाणु की बात करते हैं तो हिरोशिमा नागासाकी पर गिरे हुए वो बम और उसके परिणाम स्वरूप जो भयावह दृश्य यहाँ देख रहे हैं, ये जेहन में आते हैं। हिरोशिमा नागासाकी की विभीषिका सबके दिमाग में तुरंत आ जाती है। भारत के साथ जितने भी गुटनिरपेक्ष राष्ट्र थे, या बल्कि कहें जो अविकसित राष्ट्र थे, विकासशील देश थे, उन्होंने लगातार निर्गुट रहकर निःशस्त्रीकरण पर जोर दिया। निःशस्त्रीकरण पर जोर दिया। निःशस्त्रीकरण के मायने क्या हैं? जो भी परमाणु हथियार हैं उनका निर्माण बंद हो, पहला, और दूसरा, जिनका निर्माण हो चुका है उन्हें धीरे धीरे समाप्त किया जाए। इसी उद्देश्य से नेहरू ने, जो भारत के प्रधानमंत्री सन 1947 से 1964 तक रहे और विदेश मंत्री भी रहे, आणविक हथियारों के निर्माण को कभी प्रोत्साहन नहीं दिया। नेहरू उसके सदैव खिलाफ रहते, क्योंकि नागासाकी हिरोशिमा की घटना तरोताज़ा थी और भारत का अहिंसा का इतिहास रहा है। परंतु औद्योगिकरण के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए परमाणु प्रयोग जरूरी था। मैं पुनः दोहरा दूं, औद्योगिकरण के एक घटक के लिए, औद्योगिक क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए परमाणु प्रयोग आवश्यक थे। इसीलिए औद्योगिक घटक के रूप में परमाणु कार्यक्रम की रूपरेखा नेहरू के काल में तैयार कर दी गई थी। औद्योगिक घटक के रूप में, परमाणु बम के उपयोग के लिए नहीं। भारत ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों की जरूरत के रूप में परमाणु ऊर्जा के विकास पर बल दिया, शांतिपूर्ण उपयोग के लिए। और उसने लक्ष्य भी यही रखा कि हम परमाणु ऊर्जा का उपयोग केवल शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे और विकास के लिए करेंगे। इसकी शुरुआत डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में 1940-50 के दशक में कर दी गई थी। तो इस प्रकार पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत की विदेश नीति में परमाणु प्रयोग का स्थान, कारण, और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। अब जब ये सब घटनाक्रम भारत के अंदर हो रहा था तो विश्व में क्या स्थिति थी? भारत ने तो वैश्विक दबाव के मामले में क्या किया? विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर निर्माण का सतत विरोध किया, लेकिन चीन ने जब परमाणु परीक्षण किया तो भारत भी सतर्क हो गया। चीन ने परमाणु परीक्षण किया 1964 में। 1964 में चीन के द्वारा किए जाने वाला परमाणु परीक्षण भारत को सतर्क कर देता है और इसके बाद परमाणु अप्रसार की राजनीति शुरू होती है। अब देखिए, ये सब घटनाक्रम जुड़े हुए हैं। भारत की नीति नेहरू के समय क्या थी, ये हमने समझ लिया। उसके बाद विश्व स्तर पर भारत इसका सतत विरोध कर रहा है, ये भी हम जान गए। उसके बाद हमने देखा कि चीन लेकिन 1964 में परमाणु परीक्षण करता है और उसके बाद ही तुरंत
अप्रसार, परमाणु अप्रसार की वैश्विक राजनीति शुरू होती है। अर्थात जो राष्ट्र परमाणु प्रयोग कर चुके हैं वे इस प्रयोग का एकाधिकार अपने तक ही सीमित रख के अन्य देशों को किसी तरह के परमाणु प्रयोग से वंचित रखना चाहते हैं, और यही वैश्विक राजनीति हुई। 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में जो 5 देश थे उन्होंने ये परमाणु अप्रसार संधि की उस पर हस्ताक्षर किया, और इसमें यह कहा गया कि इन 5 देशों के अलावा, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, सोवियत संघ और चीन जो स्थायी सदस्य हैं, इनके अलावा कोई अन्य राष्ट्र परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। 5 राष्ट्रों के बाद किसी भी तरह के परमाणु प्रसार की बात स्वीकार नहीं की जाएगी, और परमाणु अप्रसार की बात इन लोगों ने स्वीकार की। भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति उठाई। आपत्ति इस बात पर कि आप लोग अपने पर एकाधिकार कैसे रख सकते हो। आप लोग परमाणु बमों से लैस हो, सक्षम हो और अन्य देशों को रोकना चाहते हो, ये नाजायज है। और ऐसा कहते हुए भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। मना ही नहीं किया। 1973 में जब अरब इजरायली युद्ध हुआ, तेल की मांग बढ़ी, अरब देशों ने तेल की कीमत कई गुना बढ़ा दी, और भारत जैसे तेल आयातक देशों पर भारी आर्थिक संकट आ गया, और भारत को इस आयात के एवज में विदेशी मुद्रा का भंडार खाली करना पड़ा, तब भारत की स्थिति बहुत बिगड़ जाती है। मैं फिर से दोहरा दूं, भारत ने अप्रसार संधि में हस्ताक्षर से मना किया क्योंकि उसने इसे पक्षपातपूर्ण रवैया माना। दूसरा, भारत को अरब इजरायली युद्ध के परिप्रेक्ष्य में भारी कीमत पर तेल आयात करना पड़ता है और इसे विदेशी मुद्रा खोनी पड़ती है, जिससे भारत की आर्थिक स्थिति बहुत डामाडोल हो जाती है, बहुत आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, 1967-68 की लड़ाई के बाद 1971 में भारत का पाकिस्तान से युद्ध होता है। इस युद्ध में भी भारत की आर्थिक व्यवस्था को बहुत ज़्यादा हिला दिया जाता है। ऐसी स्थिति में भारत निर्णय लेता है कि आर्थिक स्थिति को सुधारने, तेल के आयात को कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने, फिर से दोहरा दूं, आर्थिक स्थिति को सुधारने, तेल के आयात को कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने अणु शक्ति का विकास जरूरी है। अर्थात भारत ने परमाणु शक्ति परीक्षण क्यों किया, इसका पृष्ठभूमि, परमाणु शक्ति परीक्षण करने के 3 कारण, तात्कालिक कारण पर यह बात स्पष्ट हो गई। और वो कारण कौन से थे? भारत की आर्थिक स्थिति सुधारने का प्रयास, तेल के आयात को कम करने का प्रयास और नए ऊर्जा के स्रोत खोजने का प्रयास और विदेशी मुद्रा को बचाने का प्रयास। इसलिए भारत परमाणु परीक्षण करने के लिए विवश होता है और 1974 में पहला परमाणु परीक्षण 1974 में पोखरन, राजस्थान, श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में होता है। और इस प्रकार भारत विश्व मंच पर एक परमाणु शक्ति से लैस देश बन जाता है। यद्यपि इसके तुरंत बाद भारत बारंबार घोषणा करता है कि यह परीक्षण शांतिपूर्ण उपयोगों के लिए ही है। परमाणु परीक्षण के शांतिपूर्ण प्रयोग के संकल्प के साथ भारत पुनः परमाणु परीक्षण करता है 1998 में दूसरी बार,
1974 में पोखरण के बाद 1998 में दूसरी बार प्रयोग करता है। इस बार भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी रहते हैं। उनके नेतृत्व में भारत 5 सफल परीक्षण करता है और महाशक्तियों द्वारा लगाए गए जो प्रतिबंध थे, महाशक्तियों द्वारा लगाए गए जो प्रतिबंध थे, तो उस पर यह बताने का प्रयास करता है कि शांतिपूर्ण विकास के लिए परमाणु शक्ति के विकास का प्रयास है, युद्ध संबंधी हथियारों के विकास के लिए नहीं। इस बात की दुहाई भारत बारंबार विश्व को देता है कि ये केवल परमाणु शक्ति का ऊर्जा के रूप में विकास, भारत की आर्थिक व्यवस्था के मद्देनज़र ये सब परीक्षण किए गए हैं, इसका कोई युद्ध संबंधी हथियारों से लैस होने का इरादा नहीं है। भारत ने 1994 की जो CTBT संधि थी, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, उस पर भी हस्ताक्षर नहीं किया, क्योंकि भारत का कहना है कि ये CTBT या परमाणु अप्रसार संधि ये सब भेदभावपूर्ण है। ये केवल उन 5 राष्ट्रों को एकाधिकार देती हैं परमाणु शस्त्रों से लैस होने का जिनके पास ये हथियार हैं, और ऐसा यदि होता है तो ये 5 देश दुनिया के अन्य देशों पर हावी होंगे, उनके साथ ब्लैकमेल करेंगे आदि आदि। तो ये एकाधिकार देना भेदभावपूर्ण है और गलत है, इसलिए भारत ने इस प्रकार की किसी भी संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए और इसलिए भारत का और भी विरोध हुआ, इसलिए भारत के परमाणु परीक्षण का और तीव्र विरोध हुआ। भारत का ये भी कहना था कि यदि परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाना है तो ये सभी देशों पर समान रूप से लागू हो, इसमें किसी भी तरह की असमानता बर्दाश्त नहीं होगी। और ये 5 राष्ट्र इस बात के खिलाफ थे, भारत के इस स्टैंड के खिलाफ थे। भारत ने जो परमाणु परीक्षण या परमाणु हथियार बनाने एवं रखने के पक्ष में क्या तर्क रखे, थोड़ा इसको देखें। कि पहला, भारत ने स्पष्ट कहा कि वह आत्मनिर्भर बनने के लिए परमाणु परीक्षण किया है, यानी टू बिकम सेल्फ रिलायंट, सेल्फ डिपेंडेंट। परमाणु नीति और परमाणु हथियार बनाकर भारत आत्मनिर्भर बनना चाहता है, बल्कि वो हथियारों की बात से दूर है। वो केवल ये स्पष्ट करता है कि भारत आत्मनिर्भर बनना चाहता है परमाणु शक्ति के माध्यम से। विश्व में जिन देशों के पास भी परमाणु हथियार में वे सभी आत्मनिर्भर माने जाते हैं, तो भारत भी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना चाहता है, ऐसा उसका तर्क था। दूसरा तर्क, न्यूनतम अवरोध की स्थिति को प्राप्त करने के लिए परमाणु परीक्षण। क्यों? न्यूनतम अवरोध की स्थिति को प्राप्त करने के लिए। अंग्रेजी में न्यूनतम अवरोध को कहते हैं मिनिमम देतरां। आप अंग्रेजी में इसकी स्पेलिंग देखेंगे, ये एक फ्रेंच शब्द है, इसलिए उसका उच्चारण है देतरां। टू अचीव पोजीशन ऑफ मिनिमम देतरां। भारत परमाणु नीति और परमाणु हथियार बनाकर दूसरे देशों के आक्रमण से बचने के लिए, दूसरे देशों के आक्रमण से बचने के लिए वह न्यूनतम अवरोध की स्थिति पाना चाहता है। अर्थात उसका कहना है यदि हमारे पास हथियार होगा तो हम उपयोग पहले इसका कतई नहीं करेंगे, ये स्पष्ट है। फिर क्यों रख रहे हैं? क्योंकि यदि हमारे पास हथियार होगा तो दूसरे तथाकथित आक्रमणकारी देशों को सोचने पर विवश करेगा। वे लोग भारत पर हमला करने से हिचकेंगे और इस प्रकार न्यूनतम अवरोध की स्थिति को हम पाना चाहते हैं। ऐसा करके भारत ने हमेशा कहा है कि हम कभी भी परमाणु हथियारों का उपयोग पहले नहीं करेंगे। भारत के पास परमाणु हथियार होने पर भी वो कभी भी पहले हमला करने का नहीं सोचेगा। ऐसा भारत ने बारंबार वचन दिया है।
और आज भी उस वचन पर वह स्थिर है। तीसरा कारण जो भारत इस पक्ष में देता है, इस तर्क के लिए देता है कि भारत ने परमाणु परीक्षण क्यों किया, तो तीसरा कारण भारत का कहना है पर एक शक्तिशाली राष्ट्र बनने की तमन्ना, टू बिकम ए स्ट्रॉन्ग नेशन। भारत का कहना है कि भारत की परमाणु नीति एवं परमाणु हथियार बनाकर विश्व में एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में वह अपने को देखना चाहता है। विश्व में जितने भी देश परमाणु संपन्न हैं वे सभी शक्तिशाली माने जाते हैं, तो भारत क्यों ना शक्तिशाली बनने का प्रयास करे। इसके साथ परमाणु हथियारों की धारणा से भारत में जो केंद्रीय शक्ति और जो अधिक मजबूत और शक्तिशाली जो होती है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब कभी भी भारत में केंद्रीय सरकार कमज़ोर हुई है तो भारत को नुकसान उठाना पड़ा। तो इस प्रकार भारत का कहना है कि हम परमाणु हथियार इसलिए भी रखना चाहते हैं कि केंद्रीय सरकार की कमजोरी की क्षतिपूर्ति इन परमाणु हथियारों की उपलब्धता से की जा सके, क्योंकि यदि केंद्रीय सरकार कमज़ोर होती है तो सदैव विदेशी आक्रमण का, विदेशी हस्तक्षेप का खतरा रहता है। ऐसी स्थिति में उपलब्ध परमाणु हथियार, उपलब्ध परमाणु क्षमता, उपलब्ध परमाणु कौशल हमें एक तरीके से न्यूनतम अवरोध की स्थिति में ला खड़ा रखते हैं, जो देश के लिए, देश के हित में है। परमाणु परीक्षण के पक्ष में भारत द्वारा दिया गया चौथा तर्क प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। भारत का मानना है कि भारत परमाणु नीति एवं परमाणु परीक्षण करके प्रतिष्ठा, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रतिष्ठा पाना चाहता है, और स्वाभाविक है हर राष्ट्र ये चाहेंगे कि उन्हें प्रतिष्ठित माना जाए, क्योंकि भारत का कहना है कि विश्व के सभी परमाणु संपन्न राष्ट्र को दुनिया के अन्य देश आदर और सम्मान से देखते हैं। परमाणु परीक्षण, परमाणु शक्ति और आदर और सम्मान इन के बीच में गहन संबंध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देखा जा रहा है, तो भारत इससे वंचित क्यों रहे। तो इस प्रकार चौथा तर्क हम कह सकते हैं प्रतिष्ठा प्राप्त करने की ललक। पांचवा तर्क भारत द्वारा लड़े गए युद्ध। भारत ने कम से कम 3 युद्ध लड़े हैं जिन्हें हम युद्ध से कम नहीं मान सकते। 1962, 65 और 61 की तो लड़ाइयाँ हैं ही। उसके अलावा 1948 में पाकिस्तान द्वारा हमले, 1999 में कारगिल का युद्ध आदि आदि। तो वॉर्स फॉट बाय इंडिया समय समय पर जो हुए हैं उससे अधिक हानि से बचने के लिए, इन युद्धों से होने वाली अधिक हानि से बचने के लिए भारत परमाणु शक्ति प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि उसका मानना है यदि हमारे पास परमाणु शक्ति रहेगी तो कोई भी देश भारत पर युद्ध थोपने से के पहले कई बार सोचेगा, और ऐसा यदि होता है तो भारत पर जो आर्थिक बोझ बार बार इन लड़ाइयों का पड़ रहा है वो कम होगा। छठवां तर्क परमाणु परीक्षण के पक्ष में 2 पड़ोसी देशों द्वारा परमाणु हथियार का परीक्षण या 2 पड़ोसी देशों द्वारा के पास परमाणु हथियार होना भारत के लिए परमाणु नीति और परमाणु हथियार बनाना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि भारत के 2 पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान, इनके पास परमाणु हथियार हैं, और ये दोनों वो देश हैं जिनके साथ भारत लड़ चुका है। इसलिए भारत को भी अपने स्वयं की सुरक्षा के लिए परमाणु हथियार बनाने का हक है। तो हम कह सकते हैं कि इन 6-7 कारणों के मद्देनज़र भारत ने शांतिपूर्ण
परमाणु परीक्षण किया और विश्व को यह जग जाहिर करने का प्रयास किया कि हम भी परमाणु शक्ति से लैस एक राष्ट्र बनने की क्षमता रखते हैं। और ऐसा करते हुए भारत चाहता है कि उसका विश्व में सम्मान बढ़े, प्रतिष्ठा बढ़े, विश्व में उसे एक अव्वल दर्जे का शक्तिशाली राष्ट्र माना जाए। वैसे तो भारत सदैव हमेशा निशस्त्रीकरण का पक्षधर रहा है, आज भी है। भारत ने कई वर्षों तक सैनिक खर्च पर बहुत कम खर्च किया। शुरू में स्वतंत्रता के बाद के यदि आंकड़े आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि सैनिक मद पर हमारा खर्च बहुत कम था, लेकिन बाद में धीरे धीरे विवशता के कारण, अंतर्राष्ट्रीय वातावरण के बिगड़ने के कारण ये भारत के लिए बहुत ज़रूरी हो गया कि वो अपनी सेना को आधुनिक बनाए। अपनी सेना को आधुनिक बनाने के लिए उसे उस पर बहुत खर्च करना पड़ रहा है और साथ ही साथ अपने को इतना शक्तिशाली भी बनाए जिससे परमाणु बम की उपस्थिति या परमाणु हथियारों की उपस्थिति दूसरे देशों के लिए एक तरीके से अवरोध का काम करे। किस चीज़ का अवरोध? भारत पे हमला करने की संभावना से उनको रोके। भारत ने परमाणु नीति का निर्माण भी किया, जो धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही और बढ़ती जा रही उस दिशा की ओर जारी है जहां पर भारत एक परमाणु संपन्न राष्ट्र बनने की क्षमता रखता है। भारत की जो परमाणु नीति का विकास हुआ है उसका हम वर्णन कुछ एक त्वरित गति से यदि हम करें तो कुछ इस तरह का होगा। भारत की परमाणु नीति का विकास जो इस अध्याय का एक अंतिम हिस्सा है आपके, क्योंकि परमाणु नीति भारत की विदेश नीति से बहुत निकट से जुड़ी हुई है। जैसा मैंने बताया कि परमाणु नीति भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक अलग दर्जा देने की क्षमता रखती है, किसी भी देश की परमाणु नीति। दूसरे शब्दों में परमाणु नीति का विदेश नीति से गहन संबंध है। यदि किसी राष्ट्र के पास परमाणु हथियार हैं तो उसकी विदेश नीति का आधार कुछ और ही होगा। विदेश नीति में ताकत दिखेगी, विदेश नीति में प्रोएक्टिव नीति स्पष्ट दृष्टिगोचर होगी और इसीलिए नाभिकीय संबंधी विषय भी विदेश नीति के तहत इस अध्याय में जोड़ा गया है। तो हम थोड़ा सा संक्षिप्त में एक सरसरी नज़र से देखें कि भारत में परमाणु नीति के विकास की गाथा क्रमबद्ध किस प्रकार चली। पहला 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना। 1948 में मैंने होमी जे भाभा का जिक्र किया है, जिन्होंने 40 दशक के अंतिम वर्षों में पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुरोध पर कहने पर इसकी अध्यक्षता की थी। परमाणु ऊर्जा आयोग गठित। 1957 में ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन। 1967 में इसका नाम बदलकर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। होमी जहांगीर भाभा जो इसके पहले चेयरमैन थे, 1948 में जिसकी स्थापना हुई थी, उनके मृत्यु के पश्चात, उनकी मृत्यु बड़ी अजीब स्थिति में हुई। एक हवाई जहाज़ की एरोप्लेन की दुर्घटना में उनका देहांत हुआ। उसको लेकर भी बहुत शंका होती रही कि आखिर ये विमान दुर्घटनाग्रस्त क्यों हुआ। क्या इसलिए क्योंकि उसमें होमी जहांगीर भाभा जैसे प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक थे? वो बात दूसरी। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद इस परमाणु ऊर्जा आयोग का नाम बदलकर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर दिया गया। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसे संक्षिप्त में बार्क कहते हैं। और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर आप देखेंगे भारत के नक्शे में कहाँ स्थित है, बम्बई के पास। 1956 में अप्सरा नाम के पहला परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थापित होता है। एटॉमिक रिसर्च सेंटर पहला।
आयोग बनता है प्रारंभ में 1948 से। आयोग इस क्षेत्र में बहुत सारे कार्य करता है, लेकिन पहला जो रिसर्च सेंटर जो बनता है उसका नाम दिया गया अप्सरा 1956। 1962 में हैवी वाटर प्लांट की स्थापना नंगल में 1962। 1969 में तारापुर प्लांट, बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम आणविक विकास के क्षेत्र में भारत में तारापुर 1969। 1971 में कलपक्कम, देखिए ये सब क्षेत्र कहाँ कहाँ हैं। 1971 में कलपक्कम दूसरा रिसर्च सेंटर, आणविक अनुसंधान केंद्र कलपक्कम। उसके बाद अगला घटनाक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। 18 मई 74 पहला परमाणु परीक्षण भारत में, पोखरण, जिसका जिक्र पूर्व में किया जा चुका है। और इस परीक्षण से ये साबित होता है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने उच्च स्तरीय तकनीक इस क्षेत्र में पाली है। भारतीय वैज्ञानिक विश्व के किसी भी आणविक परमाणु संबंधी वैज्ञानिकों से नीचे नहीं हैं, नीचे के स्तर के नहीं हैं, वे उच्च स्तरीय हैं, विश्व स्तरीय हैं। ये इस परीक्षण से साबित होता है और इसलिए यह परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 1977 हैवी वाटर प्लांट बड़ौदा में। 1983 में एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड की स्थापना होती है। फिर 85-91 में और कुछ नई नई चीज़ें आती हैं। नरोरा में एटॉमिक पावर प्लांट आता है। 1991 नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट। हाजरा में हैवी वाटर प्लांट उसी वर्ष। फिर 1996 एक और रिसर्च सेंटर, कामिनी रिसर्च सेंटर की स्थापना होती है। ये है बात 1996 की। उसके बाद 1998 वह वर्ष जब भारत अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में 5 सफल परमाणु परीक्षण करता है, 3 मई और 13 मई को। ये परीक्षण किस लिए महत्वपूर्ण है? ये परीक्षण भारत के परमाणु कार्यक्रम के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि इसमें जो आंकड़े इकट्ठे हुए, इस परीक्षण से जो तथ्य सामने आए, वे आणविक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसके बाद भारत अपने को परमाणु शक्ति घोषित करता है। ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर भारत के आणविक विकास के मामले में साबित होता है। जैसे पहला 1948, उसके बाद हम कह सकते हैं 1948 के बाद 1974 की घटना और उसके बाद 1998 की एक घटना परमाणु शक्ति घोषित करता है और न्यूनतम परमाणु अवरोध प्राप्त करने की घोषणा करता है, अर्थात क्रेडिबल मिनिमम न्यूक्लियर देतरान, जिसका जिक्र पहले किया जा चुका है, वह प्राप्त कर लेता है। इस 1948 से 1998 के इस 50 वर्षों के काल के परमाणु विकास की प्रक्रिया को देखने से आप समझ जाएंगे कि भारत में ये कार्यक्रम कई वर्षों से चल रहा है और धीरे धीरे चल रहा है। कुल मिलाके इसका उद्देश्य है परमाणु क्षेत्र में ऐसी स्थिति प्राप्त कर लेना कि भारत विश्व की एक विश्वसनीय परमाणु शक्ति मानी जाए। और आज हम उस स्थिति में हैं जब पूरा विश्व भारत की इस शक्ति को मानता है और साथ ही ये भी मानता है कि भारत इसका उपयोग विश्व शांति के लिए ही करेगा। 1919 में 300 किलोमीटर ऊपर सैटेलाइट को मार गिराने वाली क्षमता, मिशन शक्ति का परीक्षण। ऐसा करते हुए भारत अंतरिक्ष महाशक्तियों के क्लब में शामिल हो जाता है। ये घटना है 1919 की। 300 किलोमीटर ऊपर सैटेलाइट को धरती से मार गिराने वाली क्षमता हासिल करके, मिशन शक्ति का परीक्षण करके भारत अंतरिक्ष महाशक्तियों के स्पेस पावर, उनके क्लब में शामिल हो जाता है। बहुत बड़ा कदम भारत के द्वारा, बहुत बड़ा जंप भारत के द्वारा।
1977 के बाद के दौर में कई गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। 1977 तक तो लगातार कांग्रेस की सरकार थी, स्वाभाविक है उसकी नीति में भी एक सततता होगी। 1977 के बाद गैर कांग्रेसी सरकारें बनती हैं जिसमें जनता पार्टी होती है, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, फिर एनडीए आदि आदि। और इसी दौर में जब भारत में विभिन्न दलों की सरकारें बदल रही थीं, विश्व राजनीति में भी बड़े बदलाव हो रहे थे। भारतीय जनता पार्टी बनती है और सरकार घोषित करती है कि वो गुट निरपेक्ष रहेगी, और इसका आशय ये था कि विदेश नीति में भारत सोवियत संघ के प्रति अपना रवैया वैसा ही रखेगा जैसा उसका पूर्व में था। लेकिन साथ ही ये भी था कि विदेश नीति में सोवियत संघ के प्रति जो झुकाव है उसे समाप्त कर दिया जाएगा। जो एक पक्षीय झुकाव दिख रहा था, जिसका जिक्र मैंने गुट निरपेक्षता संबंधी मामले का जिक्र करते हुए मैंने आलोचना के रूप में कहा था, वह झुकाव समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा, ऐसा स्पष्ट था। इसके बाद की सभी सरकारें, चाहे वो कांग्रेस की हों चाहे गैर कांग्रेसी हों, उन्होंने चीन के साथ बेहतर संबंध बनाने और अमेरिका के साथ भी संबंध सुधारने की पहल की। भारत की राजनीति में आमतौर पर जो बहस चलती थी या चलती है, उसे दो संदर्भों में हम देखते हैं। एक तो पाकिस्तान को लेकर भारत का रुख, और दूसरा भारत अमेरिका के संबंधों को लेकर। दो संदर्भों में भारत की विदेश नीति का जिक्र होता रहता है, उस पर बहस होती है। भारत पाकिस्तान संबंध, भारत अमेरिका संबंध। 1990 के बाद भारत या 1990 के बाद के दौर में अमेरिका समर्थक विदेश नीति अपनाने के लिए कुछ आलोचनाएं भी हुई। मतलब एक तरफ हमने रूस से हटने का, झुकाव समाप्त करने का जहां प्रयास किया, वहीं अमेरिका की ओर कुछ ज़्यादा ही झुकते हुए नजर आए, जिसकी आलोचना हुई थी। तो हम बात कर रहे हैं विश्व राजनीति के बदलते समीकरण की। शीत युद्ध समाप्त होता है, दो ध्रुवीय विश्व घटकर एक ध्रुवीय हो जाता है, वैश्विक स्तर पर अमेरिका का वर्चस्व हो जाता है, और भारत के अंदर भी स्थितियां बदलती हैं। ऐसी स्थितियों में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके बारे में यहाँ संक्षिप्त में अभी मैंने बात की, और हम पाते हैं कि अमेरिका के बढ़ती वर्चस्वता के परिणाम स्वरूप या इसके मद्देनज़र भारत की विदेश नीति कारण भारत की विदेश नीति में हम देखते हैं अमेरिका के प्रति कुछ झुकाव, अमेरिकी समर्थक रणनीतियां। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में सैन्य हितों को बजाय अब आर्थिक हितों को ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा। यदि हम 1990 के पहले के काल की बात करें तो संबंध बनते बिगड़ते थे सैन्य मामलों को लेकर। सामरिक दृष्टि से को ध्यान में रखकर संबंधों का बनना और बिगड़ना होता था, यानी सामरिक महत्ता सर्वोच्च थी। 1990 के बाद से और वर्तमान तक आर्थिक हितों का ध्यान अब सबसे ज़्यादा रखा जाता है। विदेश नीति का संबंध आर्थिक मामलों से ज़्यादा जोड़ा गया है।
इसका भी असर भारत की विदेश नीति में भारत द्वारा अपनाए गए विकल्पों पर पड़ा है। पहले भारत के सामने सामरिक दृष्टि के अलावा और कोई विकल्प नहीं था और इसीलिए वह रूस की ओर झुकता था। उसके बाद जब रूस एक तरीके से पीछे हो गया, विघटित हो गया, तो फिर सामरिक समीकरण ने हमें अमेरिका की ओर झुकने को विवश किया, क्योंकि अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बचा था। पूरे विश्व की वर्चस्वता अमेरिका के हाथ, अमेरिका जो था वो सर्वोच्च स्थान पर था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अब सामरिक दृष्टि को विदेश नीति से जोड़ना उतना महत्वपूर्ण नहीं हो गया जितना कि आर्थिक विकास को जोड़ना। और इसी का परिणाम ये हुआ है कि भारत की विदेश नीति में भी कुछ बदलाव आया है, नए विकल्प सामने आए हैं। अर्थात आर्थिक दृष्टि से हमारे लिए क्या फ़ायदेमंद होगा, ये हमारी विदेश नीति को निर्धारित करने वाला ज़्यादा महत्वपूर्ण घटक बन गया है, बजाय सामरिक दृष्टिकोण। इस नए विकल्प के खुलने के अलावा एक और घटनाक्रम ने जिसने भारत की विदेश नीति को प्रभावित किया है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, और वह है कि कश्मीर का मुद्दा कुछ नया रूप ले चुका है। इस अवधि में भारत पाक संबंधों में कुछ नई बातें जुड़ी हैं। कश्मीर जो है वो मुख्य मुद्दा तो बना ही हुआ है दोनों के बीच में, लेकिन संबंधों को सामान्य बनाने के लिए भी कई प्रयास हुए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के काल में बस यात्राएं, उसके बाद हुए बहुत सारी यात्राएं, मनमोहन सिंह के द्वारा प्रयास, और ऐसे अनेकों प्रयास भी हुए हैं। रेल यात्राएं, बस यात्राएं, इनकी शुरुआत ये इस काल की एक अच्छी उपलब्धि मानी जा सकती। बहरहाल इन सारे प्रयासों के बावजूद 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ, यह एक बहुत ही शर्मनाक घटना थी। पाकिस्तान के द्वारा घुसपैठियों की मदद से भारत पर हमला करना बहुत ही अनुचित कार्रवाई मानी गई। ऐसे माहौल में भारत के द्वारा सतत रूप से किए जा रहे शांति प्रयास को धक्का लगा, लेकिन स्थायी तौर पर अभी भी अमन शांति कायम रखने के प्रयास जारी हैं। 2019 में भी ऐसी स्थिति बनी थी जब दोनों देशों के बीच में युद्ध होने की संभावना काफ़ी बढ़ गई थी। आज भारत, पाक और चीन के संबंध कोई विशेष भारत के अच्छे संबंध नहीं हैं, लेकिन प्रयास सतत हो रहा है। इसके साथ ही साथ रूस व अमेरिका के साथ भी भारत अच्छे संबंध बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। कुल मिलाकर अंतिम बिंदु पे जो मैंने बातें की, वह भारत की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विदेश नीति को नई दिशा दिए जाने वाले तत्वों का विवरण था। कैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भारत की विदेश नीति को प्रभावित कर रही है, कैसे बदलते हुए राजनीतिक घटनाएं, बदलती हुई राजनीतिक घटनाएं भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत रूस, भारत अमेरिका संबंधों को प्रभावित कर रही हैं, और कैसे नए नए घटक विदेश नीति को प्रभावित करने वाले सामने आ रहे हैं। इस प्रकार ये अध्याय इस विस्तृत अध्ययन के बाद, भारत की विदेश नीति के एक गहन विस्तृत अध्ययन के बाद यहीं समाप्त होता है। भारत की परमाणु नीति को हम संक्षिप्त में यदि हम फ्लो चार्ट के माध्यम से देखें तो उसे कुछ ऐसा देख सकते हैं। पहला, नेहरू परमाणु हथियारों के खिलाफ। दूसरा बिंदु, शांतिपूर्ण उद्देश्यों के इस्तेमाल के लिए अणु ऊर्जा का निर्णय। तीसरा, नेहरू की औद्योगिकरण की नीति का प्रमुख घटक बनता है परमाणु कार्यक्रम। देखिए कैसे क्रमबद्ध तरीके से परमाणु नीति में बदलाव आ रहा है। नेहरू की औद्योगिकरण की नीति के तहत
परमाणु कार्यक्रम उनका एक मुख्य घटक बनता है। और चौथा और अंतिम, मई 74 में भारत परमाणु परीक्षण कर लेता है। ये 4 हम स्टेप्स देख सकते हैं। अब यदि हम पहले कदम की बात करें, नेहरू परमाणु हथियारों के खिलाफ थे, तो उन्होंने महाशक्तियों पर व्यापक परमाणु निशस्त्रीकरण पर जोर दिया था। खिलाफत की यदि बात करें तो खुद ही खिलाफ देश के लिए ही नहीं थे, पूरे विश्व को निशस्त्रीकरण की ओर बढ़ने के लिए दबाव बना रहे थे। शांतिपूर्ण उद्देश्यों के तहत शुरुआत 1940 के दशक में ही कर दी गई थी, जब होमी जे भाभा को यह जिम्मा दिया जाता है परमाणु आयोग की स्थापना के साथ। और अंतिम जो पहलू है परमाणु परीक्षण, उसके तहत हम 2 अन्य बिंदु देखते हैं। वो है भारत ने इसे शांतिपूर्ण करार दिया, और दूसरा अणुशक्ति का इस्तेमाल शांतिपूर्ण तरीके से करने के लिए कृत संकल्प, अपनी वचनबद्धता दिखाई। तो इस प्रकार इस फ्लो चार्ट में आप भारत की परमाणु नीति को बहुत संक्षिप्त से लेकिन स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। इस अध्याय की समाप्ति के बाद भारत के विदेशी संबंध, अब हम कुछ प्रश्नों की ओर जाएं जो आपको इस अध्याय को और बेहतर तरीके से समझने में मदद करेंगे यदि आप उसका हल समुचित ढंग से करें। तो प्रश्नों की श्रृंखला में पहला प्रश्न आपका है, 1950-60 के दशकों में विश्व राजनीति में भारत दोनों खेमों में से किस खेमे में शामिल हुआ और क्यों? यदि उत्तर आपका है कि शामिल हुआ तो क्यों, और यदि उत्तर है शामिल नहीं हुआ तो क्यों? इसमें आपको भूमिका देते हुए बताना है कि तत्कालीन राजनीतिक स्थिति क्या थी विश्व में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और भारत की अंदरूनी स्थिति क्या थी। ये दोनों स्थितियों का आपको संक्षिप्त में वर्णन करना है। उसके बाद इन स्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन दर्शाते हुए आपको बताना है कि इन स्थितियों में भारत ने अंततः निर्णय लिया कि वह किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा, और इस प्रकार उसने एक निर्गुट दल, एक निर्गुट आंदोलन की शुरुआत में बहुत अहम योगदान दिया। तो आपको अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, तत्कालीन और तत्कालीन देश की अंदरूनी स्थिति का जिक्र करते हुए इस निष्कर्ष पे पहुंचना है कि भारत ने गुट निरपेक्षता या निर्गुट आंदोलन का मार्ग अपनाया। दूसरा प्रश्न, क्या भारत अपनी विदेश नीति को शांतिपूर्ण ढंग से बाहर लागू करने और अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों से बचने में सफल रहा? अर्थात यह प्रश्न भारत के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे की गई विभिन्न कार्रवाइयों, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाए गए विभिन्न मुद्दों, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपना क्या स्टैंड लिया, इस पर आपको चर्चा करनी है। और इसके लिए आपको सभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को न लेकर के 2-3 मुद्दों को आप ले सकते हैं जिसने भारत को गुट निरपेक्षता की ओर मोड़ा। और साथ में ये बताना ज़्यादा आवश्यक है कि भारत ने कैसे विश्व शांति में योगदान दिया, और ऐसा करते हुए वह कैसा स्वयं अपने को बचाए रखा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसमें भारत की विदेश नीति पर एक तरीके से विस्तार से आपको चर्चा करनी है। यह था प्रश्न 2। ऐसा बताते हुए आपको ये बताना है कि भारत या दुनिया 2 खेमों में बटी थी,
और दोनों खेमों के बीच में लगातार टकराव था, विभिन्न मुद्दों को लेकर, सैन्य मुद्दों को लेकर, राजनीतिक मुद्दों को लेकर, आर्थिक मुद्दों को लेकर टकराव था। तीसरा बिंदु जो इसमें आपको लेना है वो है कि इसी दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया। संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्तित्व में आने की चर्चा संक्षिप्त में करें। अगला बिंदु जो आपको इसमें लेना है वह है परमाणु हथियारों के निर्माण को लेकर, परमाणु हथियारों के प्रसार को लेकर इस काल में क्या देखा गया, इस पर आपको संक्षिप्त में बताना है। पांचवा बिंदु इसमें आएगा चीन का उदय। चीन में कम्युनिस्ट साम्यवादी शासन की स्थापना, ये एक महत्वपूर्ण घटना थी खेमों के बीच टकराव को बढ़ाने में। और अंतिम बिंदु आएगा कि नव उपनिवेशवाद की प्रक्रिया जो प्रारंभ होती है और उसके पहले जो उपनिवेशवादों या उपनिवेशों का जो पतन होता है, इस पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। तीसरा प्रश्न, विदेश नीति का निर्धारण घरेलू जरूरत और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के दोहरे दबाव में होता है। ये एक स्टेटमेंट है। विदेश नीति का निर्धारण घरेलू जरूरत और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के दोहरे दबाव में होता है। 1960 के दशक में भारत द्वारा अपनाई गई विदेश नीति से एक उदाहरण देते हुए अपने उत्तर की पुष्टि करें। यानी इस वाक्य के पक्ष में आपका उत्तर जाना है और उदाहरण देना है, ये साबित करने के लिए कि जो कथन है यह सही है। इसमें आपका क्या उत्तर रहेगा? विदेश नीति को निर्धारित करने वाले तत्वों के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला राष्ट्रीय हित है, दूसरा देश की जनसंख्या एवं विचारधारा, तीसरी बात आएगी आर्थिक परिस्थितियां, ये अंदरूनी स्थिति के बारे में है। अन्य अंदरूनी स्थितियों में कृषि और उद्योग की क्या दशा थी, विज्ञान और तकनीकी विकास के मामले में भारत कहाँ था, कितना पिछड़ा अगड़ा था, और भौगोलिक और सामरिक स्थिति, ये कौन से तत्व हैं जो ऐसे अंदरूनी तत्व जो विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय तत्व क्या हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां क्या हैं जो निर्धारित करती हैं विदेश नीति की दिशा को। पहला, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का तनाव, जिसे हम दो खेमों के बीच के तनाव के रूप में देख सकते हैं, शीत युद्ध के तनाव के रूप में देख सकते हैं, आदि आदि, उसका विवरण करना है। दूसरा बिंदु जो आपको लेना है वह है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण मुद्दे क्या थे, उस दौरान क्या क्या मुद्दे उठ रहे थे, इस पर आपको संक्षिप्त में लिखना है बिंदुवार। तीसरा, विचारधारा का प्रभुत्व, और विचारधारा के मायने क्या है यहाँ, साम्यवादी विचारधारा बनाम पूंजीवादी विचारधारा, उसमें किस विचारधारा का प्रभुत्व बढ़ते जा रहा था, कौन सी विचारधारा विश्व में हावी हो रही थी, इस पर आपको संक्षिप्त में लिखना हो। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुटबाजी, जो आपने बारंबार पढ़ा है, इस गुटबाजी के बारे में संक्षिप्त में लिखते हुए आपको बताना है कि कैसे इस गुटबाजी ने विश्व में तनाव, अविश्वास, शंका आदि पैदा कर रखी थी, सैन्य संधियों का बोलबाला हो चला था। चौथा और अंतिम सवाल इस अध्याय का, भारत के परमाणु नीति के संबंध में संक्षिप्त में लेख लिखें। भारत की परमाणु नीति के संबंध में संक्षिप्त लेख लिखें और ये स्पष्ट करें कि भारत ने जो मार्ग अपनाया वह क्यों और उसके क्या परिणाम हुए। इसमें आपको बताना है भारत की परमाणु नीति के बारे में, और फिर भारत ने शांतिपूर्ण प्रयोग का जो मार्ग अपनाया है, उस शांतिपूर्ण प्रयोग के मार्ग को अपनाने को साबित करते हुए आपको बताना होगा कि इतने वर्षों में
जब से हम परमाणु परीक्षण में सफल हुए 1974 के बाद से लेकर अभी तक, इतने वर्षों में हमने जो भी प्लान डाले या जो भी योजनाएं बनाई, वो सब शांतिपूर्ण तरीके से इसका ऊर्जा के रूप में उपयोग के लिए बनाई गई। तो हमने क्या क्या अन्य चीज़ें परमाणु संबंधी स्थापित की देश में, इसका कुछ विवरण आपको इसमें देना होगा और उसके बाद इसके परिणाम बताते हुए आपको बताना होगा कि भारत की यह परमाणु नीति एक सफल नीति रही है। भारत की इस परमाणु नीति से भारत ने अपने को विश्व का एक शक्तिशाली देश साबित किया है, लेकिन साथ ही साथ विश्व को यह भी महसूस करा दिया है कि भारत परमाणु ऊर्जा का केवल शांतिपूर्ण उपयोग करने के लिए वचनबद्ध है।